नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोर। इस प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के एक नामवर ट्रेनर, राइटर और ट्रेनर जो कि इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके हैं और उनकी ज़िंदगी और उनकी बातें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल रही हैं। आज प्रोग्राम बातों बातों में हम उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें जानेंगे और ख़ासतौर पर वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया, उनकी ज़िंदगी को बदला और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज मेरे साथ प्रोग्राम बातों बातों में जनाब अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है और मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके साथ ये गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी के उम्र को आपके साथ शेयर करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपकी मसरूफियात के बावजूद आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी की कहानी जानना चाहूँगा, कैसे आपकी इस ट्रेनिंग की तरफ और सहाफ़त की तरफ, तरबियत की तरफ और लोगों की रहनुमाई की तरफ इसका आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा, इसका आगाज़ कभी भी कोई प्लानिंग से नहीं होता। सही। ये ज़िंदगी की रेसिपी ऐसी होती है कि रब ने आपको जहाँ पहुँचाना होता, बिलाखिर चीज़ें नैरो डाउन होकर वहाँ पहुँच जाती हैं। सही। और एंड ऑफ द डे आप फिर सोचते हैं कि आप बने इसलिए हैं और उसी काम को आपको मज़ा आता है, उसी में आपका रिस्क होता है, उसी में आपकी खुशी होती है, उसी में आपकी इज्जत होती है। सही। तो एक पूरा पैकेज उससे जुड़ता है। जब जब लोग अपने कामों को बदलते रहते हैं तो इनफैक्ट उनकी रूह उसी की तलाश में होती है कि वो उसमें है कि नहीं। अभी लाइक मैं लिखता हूँ तो मेरी ओरिएंटेशन उसकी ट्रेनिंग में हूँ, काउंसलिंग में हूँ, मेंटोरिंग में हूँ। तो इनफैक्ट जिस बात को मेरी रूह ने समझा कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, पर लाजिम ये है कि ये नसीहतें ना हों। नसीहत हमको हजम नहीं होती। और जब आप अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करते तो इनफैक्ट आपको हक भी नहीं पहुंचता कि दूसरों को बेवजह तंग करें। तो अगर आप अपने घर में उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई वैल्यूज़ हों, थॉट्स हों, बिलीव्स हों, बेसिकली ये किताबी चीज़ें नहीं हैं। ये तो निगलने की, खाने की चीज़ें हैं। लुकमा कर करके इनको खा जाना चाहिए। तो जब आप इसको करते हैं तो इसमें वक्त लगता है, यानी ऐसा कभी नहीं होता। लाइक मैंने देखा है कि ज़िंदगी में अगर आप सिंसेरिटी के साथ और लगन के साथ और सीखते रहते हैं तो 10 से 12 साल लगते हैं, आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपको चलना चाहिए, जाना चाहिए। मैंने करियर का आगाज़ तकरीबन 90 में हुआ था। तब मेरी तनख्वाह 3000 थी और मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में सेकेंड हैंड पढ़ाने लग जाता हूँ, तो वहाँ से भी तकरीबन इतनी ऑफ़र हुई। तो आई डोंट नो क्यों मेरे दिल में ख्याल है कि नहीं, ये इट्स नॉट इनफ, मुझे अपने आप को ग्रो करना चाहिए ताकि मैं एक दिन में, फिर धीरे धीरे एक वक्त आया जब मैंने सोचा मुझे 1 घंटे में इतना लेना चाहिए। और ये ख्याल आपको एकदम से नहीं आता वक्त के साथ। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था शुरू में कभी एकदम मेरे पास करोला आ जाए या एकदम मेरे पास होंडा सिविक आ जाए। तो जैसे मैं बाइक से कावासाकी पे गया, कावासाकी से फिर मेहरान पे गए, मेहरान पे फिर आप स्विफ्ट पे जाते हैं, तो एक तदरीज है। यानी उस जमाने में जो चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि यार सिविक मेरे पास कुछ अर्सा रही तो इसमें तो 200 रुपये का रोज़ पेट्रोल लगता है। अच्छा, उस वक्त नहीं अफोर्ड किया जा सकता था। फिर अब आपको धीरे धीरे उस मुकाम पे पहुंचाता है जहां आप इन चीज़ों से वो माली आसानी, आसूदगी आपको मिल जाती है। लेकिन यू नीड टू प्रूव कि अब आप उस आसूदा लेवल पे जाने के लिए जो आपको इल्म चाहिए, जो फहम चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो हुनर चाहिए, तो जब वो करते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी, आप अच्छे राइटर नहीं हैं, आप अच्छे ट्रेनर भी नहीं हैं अगर इस बात को लोग नहीं मानते। किताब आपने लिखनी है, पढ़नी लोगों ने है। अगर आप लोग आपकी किताब नहीं पढ़ते और आप बैठे इस बात पे रोते रहते हैं कि यार एडिशन छपा था और निकला नहीं। तो अभी जब मेरे पब्लिशर ने मुझे पिछले साल बताया कि माशाल्लाह आपकी किताबें 2,60,000 फरोख्त हो चुकी, तो ये उसका है डिटेल रॉयल्टी के लिए। तो उसके साथ इसने कहा सर वो जो 5 लाख अलग छपी थी कश्मीर के लिए वो इसमें शामिल नहीं है। तो माशाल्लाह 7 लाख घरों में आपकी किताब पहुंचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपकी डिक्शन को पसंद किया, उस टोन को पसंद किया जो उन तक पहुंचती थी। ऐसे में एडिटर बना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 3 बड़े मैगजीन का मुझे
एडिट करने का मौका मिला, फूल का, सही। नौबत का था, कॉमी डाइजेस्ट शामी साहब का था, वाह, जबरदस्त। उर्दू डाइजेस्ट पाकिस्तान का रीडर्स डाइजेस्ट है। बिल्कुल। और तीनों जगह अगर मुझे लोग रेट एक सक्सेसफुल और क्रिएटिव एडिटर के तौर पे करते हैं तो मेरी खुशबख्ती है। बिल्कुल। लेकिन उन दिनों में मैंने ये सीखा था कि जो बाकी एडिटर करते हैं मैं वो नहीं करता था। सही। बाकी एडिटर नौकरी करते थे और हमारे एक दोस्त हैं आजकल, पहले वो एक्सप्रेस में थे, अब न्यू टीवी में हैं, प्रोड्यूसर है वहाँ। वो कहते होते थे तुम जब कहीं जॉब करते हो तो जॉब नहीं करते, तुम मालिक को अपना मुलाजिम रख लेते हो, अच्छा। जो काम उसको करना होता तुम वो करने लग जाते हो। यानी Ownership जब लेने आप से। ओनरशिप लेंगे सही। तो यू ऑट टू बी मोर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। एवरी टाइम यू आर थिंकिंग मुझे आई हैव टू डू दिस, मुझे इसको क्रॉस करना है। आप पे कोई चेक नहीं होता, चेक नहीं होता। सही। पर आप अपने तौर पे इतने जिंदा होते हो, मुश्किल आप उसको सीखते रहते हो। मुझे याद है जब मैंने नुआवक छोड़ा तो 13 साल का अरसा था। मैं आमतौर पर 10 साल का प्लान करके चलता हूँ, तो 10 साल मैंने प्लान किया था, 3 साल एक्स्ट्रा मुझे वहाँ लगाने पड़े। यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की तो मैंने 10 साल का प्लान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद में दूसरे शोबे में स्विच कर गया था, लेकिन उससे रिलेटेड थे। यानी यूनिवर्सिटी भी पढ़ानी थी लेकिन वो बड़े बच्चों को थी। अच्छा, इसी तौर पे जब आप लिखने में आते हैं क्लैरिटी आपके अंदर चाहिए होती है कि आपको बाकी लोगों से 1 स्टेप अहेड होना चाहिए। लाइक मेरा मजे की बात बताऊं कि टारगेट होता था कि जब मैं किसी जगह जॉब छोड़ूं तो उस अदारे वाले मुझे याद करके बाद में रोएं, उनसे हो गए काम नहीं पूरा होता। यानी 3 बंदों का काम कर रहा था, 4 का कर रहा, जहां जहां मैं रहा हाईली पेड रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऐद के लोगों से बेहतर मैं पैसे लेता रहा, लेकिन ये कि काम मैं उनसे कहीं ज्यादा करके देता था, जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी। ऑफ कोर्स उनको भी होती है, ये दोनों म्यूचुअल होता है। ये नहीं होता कि वो आपको बेनिफिट दें तो आप सिर्फ अपना बेनिफिट देखें। मेरे जाने का वक्त होता था, आने का वक्त कभी भी नहीं होता था। समटाइम अपने मेज पे सो जाता था। यानी लोग 8 घंटे के बाद तो घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं, तो मेरे लिए 10-12 घंटे तो इशू कोई नहीं होता था। जिंदगी आप देते हो, वक्त देते हो तो काम फिर बोलता है, अदरवाइज काम नहीं बोलता। सही। सर जैसे आपने ये बताया कि ये पहचान होती है, तो आपको कब अंदाजा हुआ था कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं? क्योंकि मैंने देखा और आप इस चीज़ को लोगों के इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ कि लोगों को ज़िंदगी गुजार देते हैं, पता नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है या किस काम में किस चीज़ के लिए वो बने हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कब आइडिया हुआ और लोग क्या गलती करते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरी ये वैल्यूज़ हैं या मुझे इस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है? मैं फर्स्ट ईयर में बहावलपुर एससी कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। बहुत शानदार कॉलेज था, 150 साल उसकी उम्र है। तो लिखने पढ़ने का मुझे बहुत शौक था पहले से। बचपन में 8-9 मैगजीन मेरे वाले साहब घर ला के देते थे। हमारे घर में अखबारें आती थी, सबरंग आता था। आप सोचें जो बंदा सबरंग पढ़ता हो तो टेस्ट आपका बन जाता। आप घटिया चीज़ नहीं पढ़ सकते। बच्चों को सारे साले पढ़ता था, तो उसके नतीजे में आपका एक वोकेबलरी स्टैब्लिश होती है आपके मन में। फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने अफसाने लिखने शुरू किए जो छपने लगे। तो मैं कॉलेज में इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। मैं इस्लामी जमीयत तुलबा को मैंने ज्वाइन किया। इनमें से जो मुझे लड़के मिले वो इतने शानदार थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। सो मुझे वो दोस्ती जो उनकी मिली उसने चीज़ों को आपको सपोर्ट किया। वही मैंने तय किया कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना। मैं आई वन द इलेक्शन, आई वाज द सेक्रेटरी, और आम पब्लिक के वोट लेके बंदा मुंतखब होता है। लेकिन मुझे उसी साल अंदाजा हो गया कि मैं लोगों के लिए लूर लूर नहीं फिर सकता। यानी उनकी दरखास्तें लेने के प्रिंसिपल के पास, टीचरों के पास, ये काम कर दें, इसका ये मेरी ओरिएंटेशन नहीं है। मैं अपनी मर्जी से दुनिया फतह कर दूं, पर मुझे कोई उंगली पकड़ के कहे कि ये करो और मुझे करवा के दो, मैं नहीं कर सकता। मेरी मर्जी से मेरे घर पे मेहमान आ जाए, आई एम हैप्पी। अचानक बिना पूछे बिना मर्जी किया है मैं कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा, अब तो चूंकि प्रोफेशनल लाइफ में मुमकिन भी नहीं होता कि कोई अचानक नाज़िल हो जाए, लेकिन ये कि ये वक्त के साथ सीखा। फिर मैं नवाए वक्त में आया तो मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुंतखब हो गया हुआ था। बट आई लेफ्ट। मुझे लगा सारी उम्र एक वाइस चांसलर की खिदमत करूंगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी प्रेस रिलीजेज उसकी भी शुरू करनी है ना। तो एंड ऑफ द डे मैं कहाँ हूँगा, एक क्लरिकल पुर्जा। तो मैं इसलिए तो मैंने डिग्री नहीं की, पाकिस्तान की सबसे अच्छी डिग्री, इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री। मैं यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन पे था ग्रेजुएशन में, तो मेरिट पे आपका दाखिला हुआ हो। तो जब मैं नवाए वक्त में प्रेफर किया, अब सब लोग आम बच्चों के रिसाले छापते हैं, पहले से छप रहे थे, कुछ नया तो नहीं था।
पर पहले साल हमारे बारे में कहा गया इसने दिल जीते, दूसरे साल अवार्ड जीते। हमारे जापान तक का अवार्ड दिया, यूनिसेफ के तीनों बेस्ट एडिटर के, बेस्ट मैगजीन के अवार्ड लिए। लेकिन देन आई थॉट इट्स नॉट इनफ। जो पढ़ने वाले 25-30 हज़ार हैं मुझे, तो मुझे उनकी ज़िंदगी में जाना चाहिए। सो हमने पूरे मुल्क में तकरीबन 60 शहरों में फूल क्लब बनाए। अच्छा। और नॉर्मली मैं खुद विजिट करता था। फिर हमने 100 शहरों में फूल कहानी घर बनाए। फूल कहानी घर में खूबी ये थी कि उसमें स्पीच कोई नहीं कर सकता था। नाने और नानी को, दादे और दादी को चीफ गेस्ट बनाया जाता था, ताकि जिंदगी की जो लर्निंग है वो कहानी की सूरत में हमको सुनाए। तो जाहिर है पूरी एक आपकी जो तारीख है वो आगे ट्रांसफर होती है। साल में मैं एवरेज 60 से 70 हज़ार बच्चों से बात करता था। अच्छा, ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। एडिटर तो ये नहीं करता। एडिटर आता काम पे, उसने खबरें देखी, मैगजीन देखा, छापने चला गया, जाके सो गया। आप लोगों के साथ तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होते। फिर हमने एडिटरी एक दिन की शुरू की। पूरे मुल्क से लोग एप्लीकेशन देते, उनको बुलाते, वो सारा दिन मेरे साथ गुजारते, डाक खोलते, और जो हम कर रहे होते हमें असिस्ट करते, जाते हम उनको बुक्स देते, खाना खिलाते। सरप्राइज फोन में करता था पूरे मुल्क में, किसी के भी घर जो हमारे मेंबर बने हुए होते थे। हम जाविया करते थे इशफाक साहब का पीसी में। पेरेंट्स काउंसिल हमारी थी, जहाँ 100 वालदैन को लेके कलर कहा जाते, उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग करते। गर्ल्स क्लब अलग थे, बॉयज़ क्लब अलग थे। जो था चैरिटी का काम वो बच्चियाँ अलग करती थी। और इतने साल पैसे जमा करते, कपड़े जमा करते। तब कश्मीर से एम्बोर कैंप में लोग आते थे, मकबूजा कश्मीर से, उनकी मदद को जाते। थर में जब कहत पड़ा था, हमारे बच्चे वहाँ से हम आए थर में 3 दिन के लिए। तो जहाँ जहाँ उन सब बच्चियों की और बच्चों की ओरिएंटेशन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बच्चे इस वक्त अपने अपने शोबों में टॉप पे हैं। फायज सियाल साहब हमारे बड़े मशहूर, उस जमाने में पाकिस्तान के पहले ट्रेनर वो आए थे, अंग्रेजी बोलते होते थे। मुझे उनकी अंग्रेजी अच्छी लगती थी, जो कि देसी प्लस अमरीकी का वो टच होता था और समझ आती थी। तो उनके साथ हम पूरा 1.5 साल मेरी टीम की वो ट्रेनिंग करने की तशरीफ लाते थे हर महीने। और पूरे मुल्क से हम लोगों को चुनते थे, 15 से 20 लोगों को, एक एक शहर से। उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ये कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकता था, ना उनके वालिदैन, ना उनके तालीमी इदारे, ना कोई और। इतने बड़े, मतलब हम लोगों को अब पता चला ना कि ट्रेनर को चीज़ होती है और ट्रेनर को पैसे देने पड़ते हैं। तो हम उस जमाने में उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। पाकिस्तान के करीबन हर बड़े आदमी से उनको मिलवाते थे, और उस बंदे के जाने के बाद आपस में डिस्कस करते थे कि इसको कहाँ रेट किया। मुझे याद है 90s के लेट 90s में हसन निसार साहब को बुलाया। तो जब वो चले गए तो सब ने कहा कि सर दोबारा नहीं इनको बुलाना। अच्छा। अभी सारे कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग थे। तो मैंने पूछा क्यों? तो जंजीर का एडिटर रहा, मसावात में रहा, राइटर था। एक 2 किताबें, बड़ी सॉफ्ट किताबें हैं जो उन्होंने अपनी पुरानी बीवी को खत लिखे हुए थे। तो मैं तो उस किताब का फैन था। वो था, वो सऊदी अरब में थे, मालडोन के दरख्तों को सलाम, उनकी सड़कों को सलाम, रहा जैसे मोहब्बत में होते हैं। लेकिन वहां जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो उनकी जिंदगी का स्टाइल था, हमें इस बात का इल्म नहीं था। वो जिंदगी में हर एक से मायूस है, और जिसके आंखों में या जिंदगी में थोड़ी सी भी उम्मीद हो, तो वो उस उम्मीद को जब तक मार नहीं देते, उठते नहीं। ये उनकी जिंदगी का पैटर्न है। तो बिस्मिल्लाह, उनका चॉइस है। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब आप सुनने वालों की ट्रेनिंग कर देते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू एवेल्युएट। ये जो कहने वाला है उसका बात है 10 रुपए की है, 5 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 10,000 की है। ऐसे मैंने सब लोगों को इस बात पे ट्रेन किया, यकसू किया कि कोई भी किताब पढ़ो तो एवरी राइटर हैज द राइट कि जो कुछ लिखना चाहे वो लिखे, लेकिन रीडर हैज द राइट कि उसको जज करे कि मैं इसको टो करूं या ना करूं। हर राइटर अगर गार्बेज लिख रहा है तो ये कहाँ लिखा है कि उस गार्बेज को भी मैं फॉलो करूं? मैं उसको फॉलो करूंगा। क्या करना चाहिए जो आपकी मोहब्बत के करीब हो, आपकी सोच के करीब हो, आपको जमीन से उठा के थोड़ा आसमान पे नहीं लेके जाता तो बीच में तो कहीं लेके जाए। तो अगर वो तहरीर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है और आपके अंदर, लाइक मैं एक बार किसी ने मुझ पर तनकीद की है अपने यूट्यूब चैनल के मौजूआत की वजह से, तो आप बहुत बोल्ड बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटा मुझे, हमको एक तय कर लेते हैं तराजू, इजी हो जाएगा ना कि मैं अच्छा बोलता हूँ या बुरा बोलता हूँ। अगर तो मेरी बात सुनने के बाद
तुम्हारा दिल मचलता है कि मैं अभी गुनाह में निकल जाऊं और कहीं ज़िना करूं और कहीं मैं जुर्म करूं, कहीं मैं झूठ बोलूं, कहीं मैं चोरी करूं, कहीं मैं ऐसा काम करूं कि लोगों को चीट करके रख दूं, तो बिस्मिल्लाह, फिर तुम बिल्कुल बरहक हो, मैं गलत हूं। और अगर मुझे सुनने के बाद तुम्हारे दिल की कोई तारें हिलती हैं, तुम्हारी रूह में कहीं कोई हल्की सी हवा चलती है और तुम्हारा दिल मचलता है अपने आप को एनालाइज करने पे कि अख्तर अब्बास यार तेरी ये चीज इंप्रूव हो सकती है, तो इसका मतलब है नो आई एम नॉट रॉन्ग। और अब तुमको मेरी डिक्शन या मेरा स्टाइल, इवन किसी को मेरी टाई अगर पसंद नहीं है तो यार तुम्हारा ना पसंद करो, पर अगर ये मेरी टाई तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही है फिर मुझे कहो। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि नॉयबुक में जब ज्वाइन किया तो मैं चूंकि हमेशा सूट पहनता था, तो मेरे स्टाफ के सब लोगों ने सूट पहनने शुरू किए। मैं टाई लगाता था, सबने टाई लगानी शुरू की। अच्छा, जैसे मैं बोलता था सबने बोलना शुरू किया। वहां से मैंने लर्न किया कि जिससे आपकी मोहब्बत हो जाए, आप उस जैसा बनना चाहते हैं, आप वैसा ढलना चाहते हैं। ये तो मैंने बाद में सालों में 10-20 साल बाद जाके पढ़ा कि इफ यू आर विलिंग टू बिकम अ सीईओ, थिंक लाइक ए सीईओ, लिव लाइक ए सीईओ, रीड लाइक ए सीईओ। आप उसमें जीने लग जाते हैं। हमारे बाबा जी इशफाक साहब, अल्लाह उनकी रहमत उन पर करे, उनकी कब्र को आसूदा करे, वो कहते होते थे कि जिसको पसंद करो उसको लुकमा लुकमा करके खा जाओ। अच्छा, हम एक लुकमा लेके तो भाग बढ़ते हैं कि अब ये लुकमे खुद बनाऊंगा मैं। नहीं बन सकते जब तक आप उस पूरे वजूद को, पूरी थॉट को। मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो अपने घर की, अपने वालिद की, दादा के ज़माने की किताबें फेंक रहा था कि ये बूढ़ी हो गई है। मुझे उनमें फराही साहब की तफसीर फराही मिली, मुझे उसमें अल-फखरी मिली। अच्छा, मेरे तो कभी फरिश्ते नहीं वहां पहुंच सकते थे अल-फखरी तक, कि पूरी तारीख में 700-800 सालों की तारीख, और वो बेलाग तारीख है। उसको पढ़ के तो आपकी आंखें रोने लगती हैं कि हमारी तारीख में इतना कुछ जुल्म होता रहा। वो पढ़ी तफसीर फराही, अभी मैंने तफसीर नहीं पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह की तफसीर पे 100 सफ़े लगाए। सूरह बकरा की तफसीर पे, मतलब पूरी किताब थी, वो मुकम्मल नहीं कर सके। मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब उनके शागिर्द थे, उन्होंने फिर तदब्बुरुल कुरान लिखी। यानी बड़ा उत्साह हो तो शागिर्द भी बड़ा हो जाता है ना। मुझे बाद में फिर सैयद अब्दुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह को पढ़ने का मौका मिला, तो मैं उनकी उर्दू, ऐसी शानदार उर्दू, कभी इतनी सलीस और रवां और ऐसी हुस्न वाली उर्दू हमने पढ़ी नहीं थी। यानी जैसे उर्दू मोल्ला होती है, उन्होंने कुरान की तफसीर की तफहीमुल कुरान की सूरत में, तो वो बिल्कुल उर्दू मोल्ला में थी। जैसे अरबी की एक अजमत है, ऐसे इन्होंने उर्दू को अजमत अता की। बाद में मैंने मार्क्स को पढ़ा, मार्क्स से मूसा वाली तक पढ़ा, बेशुमार लोगों को पढ़ा। देन फिर मैंने नैरो डाउन किया कि नहीं, अब मुझे ये जो चीज़ों को डेविएट करने वाले को नहीं, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता। फिर मैंने अपनी पूरी तारीख में से इमाम मालिक को लिया, इमाम तिरमिज़ी को, जो जो मुझे तरतीब पर मैं लेता गया, उनको पढ़ता गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ माइंड पे लेयर्स बनती हैं और यही आपको फिर स्ट्रेंथ देती हैं। मैंने ज़िंदगी में जितने भी अमेरिकी ऑथर पढ़े, कोवे से लेके एंथनी रॉबिन्स तक, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, अब भी करता हूँ, लेकिन वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है, वो हमारी डिक्शन ही नहीं है। अच्छा, हर मुल्क और माशरे की जो कामयाबी है वो फ़र्क होती है। ये किसी एक जगह दूसरे की कामयाबी का पैटर्न नहीं लगाया जा सकता। इसी तौर पे हर मुल्क की दानाई अलग होती है, हर मुल्क की कामयाबी के म्यार और तसव्वुरात और इवन उसको जज करने के पैमाने भी अलग हैं। हर मुल्क का जो इल्म है वो भी फ़र्क होता है। दूसरों की चीज़ें पढ़ के आप आलिम नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर से क्रिएट चीज़ें नहीं होने लग जाती। अब दूसरों को पढ़ेंगे, हम कच्ची सब्ज़ी नहीं खाते कभी ना, जब तक उसको काटते हैं, फिर पूरी रेसिपी बनती है, फिर पकती है, तब जाके खाना तैयार होता है। तो दूसरों का कच्चा कच्चा इल्म जो उनके लिए होता है, अगर आप उसको याद कर लें और बोलना शुरू कर दें, तो आप एक वो याद करने वाली मशीन तो हो सकते हैं, इल्म क्रिएट नहीं कर सकते। जिस बात को सीखना होता है वो ये है कि यू नीड टू कंट्रीब्यूट इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपके मरने के बाद आपकी किताब जिंदा रहती है तो आपका नाम भी ज़िंदा रहेगा, पर वो किताब अपनी उस नॉलेज की बुनियाद पे ज़िंदा रहेगी कि जो लोगों को उनकी ज़िंदगी से रिलेट करेगा, जो उनको दुनिया में और बाद की दुनिया में कामयाबी दिलाएगा, जो लोगों को बेहतर करेगा,
जो लोगों को गुनाह की दलदल से निकालेगा, जो लोगों को अगर वो बेहिसी में है और बेनामी में है वहाँ से निकालेगा। कुछ अरसे के बाद उन्हें फील तो होना कि इस बंदे से जुड़ने के बाद, इस किताब से जुड़ने के बाद और इस सोच से जुड़ने के बाद मुझे बेहतरी हुई है। मुझे याद है वो जो किताब है दुनिया के 100 बेहतरीन आदमी, उसके ऑथर ने ये हाँ जी, माइकल क्या उनका नाम है, तो उन्होंने वो उसमें दलील लिखी कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद इसलिए किया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी अरबों लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेयार है कि ज़िंदगी में जो बंदा भी कुछ करना चाहे, अगर वो ये सोचे कि मेरे बाद सही ये कितने लोग होंगे जो मुझ जैसा बनना चाहे, या इस सोच को वो टॉर्च बीरर जैसे होता है ना, कि इस सोच को लेके आगे को चलना चाहे। बिल्कुल सर, यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।